नमस्कार मित्रों, मैं नीतीश त्रिपाठी। आज का जो टॉपिक है वो प्ली बार्गेनिंग के संबंध में है। और ये प्ली बार्गेनिंग आप जानते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिवाद सौदेबाजी। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि सीआरपीसी, आप लोग जो पुराना एक्ट है 1973 का, इसका चैप्टर 21A आप लोग पढ़ चुके हैं, वही है। ठीक है, इसके अलावा इसका सेक्शन 265A से लेकर 265L तक प्रावधानित था, आज भी है। ठीक है, आज भी है वही चीजें, लेकिन चूंकि अब नया एक्ट है तो नए एक्ट की बात करने में है, यानी कि प्रेजेंट में वही है। ठीक है, ये भी है, लेकिन था, अब भविष्य की बातें हो गई हैं। लेकिन जहां जहां कोर्स में अभी है तो वहां पर तो हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी जगह पर क्या नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आया है, नया एक्ट। इस चैप्टर 21 की जगह चैप्टर 23 आ गया है, क्लियर है। और सेक्शन 265A से लेकर 265L तक का जो सेक्शन था वो चेंजिंग हो गया है 289 से 300। ठीक है, तो पहला तो चेंजिंग ये आपको प्ली बार्गेनिंग का आप समझ जाइए। ठीक है, अब ये प्ली बार्गेनिंग या अभिवाद सौदेबाजी होती क्या है? ठीक है, तो मित्रों इसके अंतर्गत अभियुक्त और जो विक्टिम है, पीड़ित है, उनके बीच एक प्रकार का कोर्ट के माध्यम से सौदेबाजी होती है, जहां पर अभियुक्त इस बात के लिए आवेदन देता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे दंड को कुछ कम कर दिया जाए और उसके बदले मैं पीड़ित को कुछ राहत देने के लिए कुछ मनी या कुछ प्रतिकर देने को रेडी हूं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जहां पर पीड़ित भी अगर रेडी है, पीड़ित भी तैयार है कि ठीक है भाई, उसने ऐसा पहली बार किया है ऐसा ऑफेंस, तो चलिए ठीक है, अगर कुछ दे देता है तो उसके दंड को कम कर दिया जाए। तो ये कोर्ट के माध्यम से ये प्ली बार्गेनिंग होता है, क्लियर है। अब ये सब चीजें कैसी होती हैं, ये लागू, ठीक है, लागू ये किस तरीके से होती है? तो लागू करने का तरीका यही है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कानून को हरकत में लाने का तरीका यही है कि या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट को भेजा जाए। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट को उसके दरवाजे को नॉक करे कि भैया देखो ये एक अपराध हुआ है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि सीआरपीसी के तहत 173(2) में ये प्रावधान था, पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से आरोप पत्र या फाइनल रिपोर्ट भेजने का प्रावधान आपको जानकारी है। ठीक है, अब ये चीज बदल गई है, बीएनएसएस में ये हो गया है सेक्शन 193 और इसका सब सेक्शन क्या है? 3। ठीक है, 193(3) के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है, उसे संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, दूसरी अवस्था यह है कि मजिस्ट्रेट उस अपराध का कॉग्निजेंस ले और इशू प्रोसेस यानी कि प्रोसेस को आगे बढ़ाए। ठीक है, परिवार के मामलों में आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब परिवादी जाता है परिवार लेकर और चाहता है कि मजिस्ट्रेट इस पर न्यायिक कार्रवाई करे, तो उस स्थिति में वो परिवादी की परीक्षा करेगा। अगर वो संतुष्ट होता है कि नहीं ये मामला चलने योग्य है, तो फिर वो मामला आगे बढ़ाएगा और अभियुक्त को क्या दे देगा? नोटिस देगा। क्लियर है कि अभियुक्त आप आइए और हमारे सामने उपस्थित होइए। क्लियर है, तो ये प्रक्रिया इसी प्रक्रिया के माध्यम से ये बातें मालूम चलती है कि वास्तव में अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है, किसके लिए पुलिस ने रिपोर्ट भेजा है। ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट में अगर 7 वर्ष से नीचे का ऑफेंस है, ठीक है, 7 वर्ष से नीचे का, 7 वर्ष या 7 वर्ष से नीचे का ऑफेंस है, या परिवार के माध्यम से मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अपराध है वो 7 वर्ष या 7 वर्ष से नीचे का है, तभी ये सौदेबाजी होगी। उसके ऊपर के ऑफेंस पर सौदेबाजी नहीं होगी। क्लियर है, तो ये दोनों माध्यम से जानकारी होती है कि वास्तव में अपराध का नेचर क्या है, वो अपराध किस दंड से दंडनीय है।
ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर दे दिया है कि ये ऐसे मामले पर लागू नहीं होगा जहां पर ये मृत्यु दंड और आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ऊपर का मामला हो। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर का मामला, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का कोई भी दंडनीय अपराध अगर अभियुक्त ने किया है तो उस मामले में ये सौदेबाजी नहीं होगी। क्लियर है। दूसरा, अगर कोई ऐसा अपराध जो कि सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करता है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, उसे वो अधिसूचना के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी कर दिया है कि ऐसे अपराध आर्थिक और सामाजिक अपराधों की श्रेणी में आएंगे, तो वहां भी अभिभाग सौदेबाजी नहीं होगी। जो अभियुक्त को जो सजा मिलेगी वो उसे भोगना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी अवस्था ये है कि वो कमिटेड अगेंस्ट किसके, महिला के विरुद्ध, वो अगर वो महिला के विरुद्ध उसने अपराध किया है तो फिर अभिभाग सौदेबाजी लागू नहीं होगी। दंड चाहे कम हो चाहे ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरी अवस्था चाइल्ड, यहां पर पहले जो सीआरपीसी था उसमें ये 14 वर्ष उन्होंने मेंशन किया था, इस 14 वर्ष को हटा दिया गया है। अब चाइल्ड या बालक, बालक की परिभाषा के लिए हम कहां पर जाएंगे, बीएनएस। ठीक है, बीएनएस के तहत अगर हम चाइल्ड को समझना चाहते हैं कि चाइल्ड का एज क्या है, तो वो दिया है बिलो क्या, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष का जो नीचे का बालक होता है वो चाइल्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है वो महिला और चाइल्ड अर्थात 18 वर्ष से नीचे के बालक पर ये लागू नहीं होगा। अगर 18 वर्ष से नीचे के बालक के साथ आपने ऑफेंस किया है, महिला के साथ ऑफेंस किया है, तो आप सौदेबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर उस अभियुक्त ने सेम ऑफेंस, ठीक है, सेम ऑफेंस यानी कि जिस ऑफेंस के लिए वो सौदेबाजी करना चाहता है वो ऑफेंस वो पहले भी कर चुका है। ठीक है, वो दोबारा उसी टाइप का, उसी प्रकार का, उसी प्रकृति का ऑफेंस उसने किया है और फिर दोबारा किया और उसी के लिए वो सौदेबाजी करना चाहता है। तो अगर सेम प्रकृति का अगर आपने ऑफेंस पहले आप दो सिद्धि आपकी हो चुकी है तो ये दोबारा आप उस ऑफेंस के लिए अगर ये सौदेबाजी आप करना चाहते हैं, नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये जो आप को हमने बताया कि ये किन किन अपराधों पर लागू नहीं होता है और इन अपराधों में जानने का तरीका यह है चार्जशीट और पुलिस और ये मजिस्ट्रेट द्वारा परिवार। ठीक है, तो यहां हम लोग इस चीजों को समझ गए। क्लियर है। इसके अलावा यहां पर दिया है ये जेजे एक्ट पर ये लागू नहीं होगा, जेजे एक्ट 2015 पर ये लागू नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्ली बार्गेनिंग का उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। क्लियर है। तो स्टेप 1 यहां पर दिया है कि एक्यूज्ड कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्लियर है। पहले जो सीआरपीसी था उसके अंतर्गत सिर्फ यही था कि वो अभियुक्त जो है वो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन उस कोर्ट में दाखिल करेगा जहां पर मामला क्या है, लंबित है। तो बातें वही हैं लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन इस नए वाले एक्ट के तहत कर दिया है। ठीक है, ये आपका 290 BNSS है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये देखिए, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यानी कि उस न्यायालय में जहां पर आपका मामला लंबित है, अभियुक्त जो है वो आवेदन प्ली बार्गेनिंग का आवेदन वहीं देगा जहां पर मामला लंबित है और वो आरोप पत्र दाखिल होने के, ठीक है, आरोप पत्र दाखिल होने के 30 दिन के अंदर ही ये एप्लीकेशन उसका दिया जाना अनिवार्य है। क्लियर है। विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो आरोप पत्र दाखिल जिस दिन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर वो ऐसे सौदेबाजी के लिए
क्या दे देगा, आवेदन दे देगा। क्लियर है? तो ये आपको करेगा स्टेप 1, ठीक है, एप्लीकेशन देगा। और इसके साथ साथ वो याद रखना, एप्लीकेशन में वो कुछ बातें यानी कि उस अपराध के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देगा। एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन में विवरण लिखेगा कि कौन कौन सा हमने अपराध किया है। वो ये भी लिखेगा कि इस अपराध के प्रकृति और इसके सीमा को मैं जानता हूं, इसे मैं समझता हूं भली भांति कि ये किस प्रकार का हमने अपराध किया है, इसका नेचर क्या है, ठीक है। और इसके अलावा वो एफिडेविट के माध्यम से, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक शपथ पत्र के माध्यम से ये भी कहेगा कि ये जो सौदेबाजी का आवेदन है इसे मैं स्वेच्छा दे रहा हूं, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। दूसरा, नो प्रीवियस कनेक्शन, यानी कि जिस प्रकार के अपराध के लिए हमने सौदेबाजी का एप्लीकेशन दिया है वैसा अपराध के लिए हमें कभी भी पहले दोष सिद्धि नहीं मिली है, ठीक है। तो ये शपथ पत्र में स्वेच्छा और पूर्व दोष सिद्धि की बात वो लिखेगा, ठीक है। तो आवेदन और शपथ पत्र दोनों कोर्ट में दाखिल हो जाए। किस कोर्ट में? जहां पर मामला लंबित है, और वो 30 डेज वाला आपको हमने लिमिटेशन बता दिया। क्लियर है? स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, कोर्ट ये प्रोसिक्यूशन को, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को अगर भाई दो प्रकार के मामले हमने आपको बताया, एक तो पुलिस के माध्यम से, तो पुलिस के माध्यम से अगर मामला संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट को गया है तो उस स्थिति में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है, तो उसको एक नोटिस जाएगी। या अगर हमने कहा कि अगर परिवार के माध्यम से दाखिल हुआ है तो यहां पर कंप्लेनेंट को नोटिस जाएगा, ठीक है। पुलिस के माध्यम से हुआ है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और अगर परिवार के माध्यम से हुआ है तो कंप्लेनेंट को अपीयर होने के लिए, यानी कि आवेदन जब उसका मिल जाएगा अभियुक्त का, तो दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा कि आप कोर्ट के समक्ष हाजिर हो, ठीक है। तीसरा स्टेप, एक्यूज्ड शैल बी एग्जामिन। ये स्थिति कब होगी? एक्यूज्ड को जब ये लोग आ जाएंगे, ठीक है, ये सभी लोग आ जाएंगे, नोटिस सबको अपने पास बुलाएगा मजिस्ट्रेट, और उसके बाद होगा क्या कि एक बार वो एक्यूज्ड को ये बंद कमरे में, ठीक है, कमरा में वो क्या करेगा, बैठकर और सिर्फ अभियुक्त रहेगा, और कोई ये आपके पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है या जो कंप्लेनेंट है ये वहां पर नहीं रहेगा, या फिर पुलिस का कोई अधिकारी नहीं रहेगा, सिर्फ अभियुक्त रहेगा और मजिस्ट्रेट रहेगा, और वहां पर वो परीक्षा करेगा, जिससे ये जानने का कि क्या उस पर किसी बात का दबाव तो नहीं है, वो स्वेच्छा से ऐसा आवेदन दिया है। यानी कुल मिलाकर मजिस्ट्रेट अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है कि ये जो सब कुछ प्रक्रिया है ये अभियुक्त के स्वेच्छा पर हो रहा है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तो ऐसा वो परीक्षा करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर ये बात क्लियर होती है कि हाँ उसने क्या किया है, उसने स्वेच्छा से दिया है, ठीक है, अगर यहां पर ये बात क्लियर हो गई परीक्षा करने के बाद यहां पर, ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए वो कंटेंट ऑफ एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट जो यहां पर दिया है उसी के बारे में परीक्षा कर रहा है, ठीक है, कि क्या तुम सही तो बोल रहे हो, इसके पहले क्या तुमने कोई अपराध तो नहीं किया है, इसी टाइप का। तो ये सब चीजें मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाएगा तभी हो, ठीक है। तो अब यहां पर वो संतुष्ट हो जाता है, लगता है कि हाँ यार इसने स्वेच्छा से किया है, तो इस स्थिति में 291 बी NSS लागू हो जाएगा, ठीक है। पुरानी धारा वही है 265 सी, यानी कि उसके बाद से जो नेक्स्ट धारा है जिसमें एक गाइडलाइन दिया है, उनके आपसी सहमत होने के लिए एक गाइडलाइन है, ठीक है। तो उस गाइडलाइन के तहत वो कहेगा कि आप आपसी सहमति, ठीक है, आपसी मामले को निपटारे के लिए, आपसी म्यूचुअल मतलब कि आपसी जो आप संतोषप्रद एक जो समझौता होता है उसके संदर्भ में एक डायरेक्शन है, ठीक है, किसके अंतर्गत 291 एक उसमें गाइडलाइन है कि इस तरीके से आप लोग आपस में बैठकर मामले को निपटाओगे, ठीक है। तो वो निपटारे के लिए वो एक वर्कआउट मजिस्ट्रेट वो करेगा, बनाएगा, ठीक है। तो दो प्रकार के उसमें हो सकता है, पहला PR केस यानी कि पुलिस रिपोर्ट केस,
ठीक है। पुलिस रिपोर्ट केस की स्थिति में होगा क्या, पुलिस रिपोर्ट केस की स्थिति में 3 लोग वहां पर बैठेंगे। पुलिस रिपोर्ट, पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूसरा अन्वेषण करने वाला अधिकारी, ठीक है। जिस आयोग ने उस मामले का अन्वेषण किया है वो भी बैठक में बैठेगा, और तीसरा कौन बैठेगा, अभियुक्त बैठेगा, ठीक है। तो ये तीनों लोग आपस में बैठकर और फिर मामले का निपटारा करेंगे एक गाइडलाइन के तहत, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा मामला क्या आ जाएगा, ये पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले, यानी कि परिवाद वाले मामले। परिवाद वाले मामले में कौन कौन बैठेगा आपस में सहमत होने के लिए, तो उसमें परिवादी बैठेगा, ठीक है, और साथ में अभियुक्त बैठेगा। आयु उसमें बैठेगा नहीं, ठीक है, परिवादी और अभियुक्त, क्लियर है। यहां पर याद रखिएगा, अभियुक्त और परिवादी अगर चाहे तो अपने साथ वो वकील रखने की भी अनुमति कोर्ट से मांग सकता है, और परिवादी और अभियुक्त अपना अपना एडवोकेट भी रख सकते हैं उस बैठक में, क्लियर है। तो ये एक तरीका है, और यहां पर कोर्ट, यहां पर नए वाले अधिनियम के तहत विदिन 60 डेज, यानी कि विदिन 60 दिन के अंदर ये लोग बैठकर, जैसे कि हमने इस स्थिति में कहा पुलिस रिपोर्ट वाले केस में, और बिना पुलिस रिपोर्ट यानी परिवार वाले केस में एक गाइडलाइन के तहत बैठकर, और ये लोग आपस में मामले को निपटारा करने का प्रयास करेंगे या निपटाएंगे, ठीक है। इस निपटारे में सब कुछ रहेगा। मामले के दौरान जब तक मामला चल रहा है तब तक आप उस पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या प्रतिकर देंगे, क्या क्या मुआवजा देंगे, इसमें सभी कुछ निपटारे में शामिल होगा, ठीक है। आप कितना देंगे वो तो अलग है, लेकिन मामला लंबित होने के दौरान भी आपको कुछ देना पड़ेगा, उसका भी खर्चा होता है। तो खर्चा बर्चा सबका बैठ कर ये लोग आपस में सहमत होंगे, आपस में निपटारा करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। यहां भी कोर्ट को ये एश्योर होना पड़ेगा, ठीक है, 1 से 7 दिन के अंदर वो कहेगा, 7 दिन के अंदर आप निपटाइए। साथ में वो एश्योर भी होगा कि क्या नोटिस की फॉर्मेलिटी पूरी की गई है कि नहीं है, यानी कि नोटिस भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है दूसरी पार्टी को, चाहे वो परिवादी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। दूसरी अवस्था ये है कि सभी पार्टी, जितनी भी पार्टी उस बैठक में बैठ रही है, सब क्या स्वेच्छा से बैठ रहे हैं ना, क्या परिवादी के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, क्या अभियुक्त के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, क्या आयोग के ऊपर भी तो कोई दबाव नहीं है। तो ये सब तमाम बातें वो स्वेच्छा से सभी लोग इस बात पर सहमत होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब तरीका है। इसके अलावा अगर यहां पर मालूम चलता है क्या, अगर यहां पर कोर्ट को यह मालूम चलता है कि नहीं, अभियुक्त ने उसे स्वेच्छा से नहीं स्वीकार किया है, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, इसके अलावा उसे बाद में यह मालूम चलता है कि सेम ऑफेंस में जिसके लिए वो सौदेबाजी करना चाह रहा है उसके लिए उसको पहले से दोष सिद्धि हो गई है, तो वहां भी उस मामले को वो सौदेबाजी योग्य नहीं समझेगा, और उस स्थिति में केस को किसके तहत, पुराने वाले सीआरपीसी के तहत या नए वाले बीएनएसएस के तहत वो डील करेगा, यानी कि सामान्य रूप से वो मामला चलेगा। जहां से अभियुक्त ने एप्लीकेशन दिया है वहीं से मामला फिर से शुरू माना जाएगा सामान्य प्रक्रिया के तहत, क्योंकि वो सौदेबाजी की ये शर्तें पूरी नहीं हुई है, ना तो उसने स्वेच्छा से किया है, और दूसरा उसने पहले भी ऐसा अपराध कर चुका है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है कि ये जो रिपोर्ट है आपसी सहमति का, आपसी निपटारा सहमति की जो रिपोर्ट है, यानी कि जो मिल बैठकर ये लोग बातचीत करते हैं, वो कहां पर सबमिट हो जाएगी, उस कोर्ट में। उस कोर्ट में वो सबमिट हो जाएगी। ये सेक्शन 3265D नए वाले अधिनियम में सेक्शन 292 BNSS के तहत ये सबमिशन रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट कर दिया जाएगा, कहां पर, कोर्ट में, क्लियर है। स्टेप 5, इसके बाद से इसको केस को 265E या नए वाले अधिनियम के तहत सेक्शन 293 BNSS के तहत क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा, क्लियर है।
अब डिस्पोज करने में क्या क्या होगा? पहली बात तो यही तो मेन है, पीड़ित को, विक्टिम को क्या दिया जाएगा? प्रतिकर दिया जाएगा अभियुक्त। और उसमें क्या बात हुई है, कितने लाख कितने करोड़ की बात हुई है, ये पहले कुल मिलाकर पीड़ित को प्रतिकर दिया जाएगा, क्योंकि उसी आधार पर इनका दंड भी कम होगा। ठीक है, तो ये तो पहली बात तय होगा। अब आते हैं कि अब अभियुक्त का क्या होगा। अभियुक्त को बिल्कुल छोड़ा तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए दंड का प्रावधान क्या इसमें किया गया है? तो यहां पर देखिए, इफ मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड, यानी कि अगर जिस अपराध के लिए उसने सौदेबाजी किया है, उस अपराध के लिए अगर कोई न्यूनतम दंड है, ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट है प्रावधानित है, तो उस मिनिमम पनिशमेंट का क्या कर दिया जाएगा? आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट का क्या कर दिया जाएगा? आधा कर दिया जाएगा। कई अपराधों में न्यूनतम दंड का प्रावधान रहता है कि इसमें न्यूनतम इतना दंड दिया जाएगा, तो उस न्यूनतम का आधा कर दिया जाएगा। लेकिन नए वाले अधिनियम में ये थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। ये तो पुराना वाला था और ये नए वाले में रखा गया, लेकिन कुछ चीजें जोड़ गई हैं कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, यानी कि अगर अभियुक्त पहली बार अपराध कर रहा है, याद रखिएगा, सिर्फ अपराध, पहली बार वो कोई भी अपराध कर रहा है, तो इस स्थिति में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए जो आधा है उसको राहत दे दी जाएगी 1/4। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफेंडर के लिए पहली बार जिसने अपराध किया है उसके लिए न्यूनतम दंड का 1/4 कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी अवस्था, अगर उस अपराध के लिए कोई न्यूनतम दंड नहीं दिया गया है या उसके लिए बढ़े हुए दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो उस अपराध के लिए जो दंड प्रावधानित है या कोई बढ़ा हुआ दंड दिया जा रहा है, तो उस दंड का 1/4 हिस्सा 1/4 कर फिर उसे दंडित कर दिया जाएगा। ठीक है, पुराने में भी यही है, नए वाले में भी यही है, लेकिन एक चीज जोड़ दिया गया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए ये जो 1/4 है इसको 1/6 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग की गई है। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर सदाचार की परिवीक्षा, यानी कि उसे परिवीक्षा पर यानी कि प्रोबेशन पर वही कोर्ट छोड़ सकता है। ठीक है, प्रोबेशन पर भी कोर्ट छोड़ सकता है। तो यहां पर सदाचार की परिवीक्षा के आधार पर या उसको क्या भर्त्सना, यानी कि उसको चेतावनी देकर उसे डांट कर भी कि चलो पहली बार तुमने ऑफेंस किया, दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग अधिनियम बने हैं, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम भी बना है। ठीक है, तो उसके तहत उसको छोड़ा जाएगा और इसके अलावा भर्त्सना पर भी उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उसको दंड देने का या उसे छोड़ने का प्रोबेशन पर ये कोर्ट को क्या है? राइट है। क्लियर है? तो ये इसके अलावा वो स्टेप 6 लास्ट में ओपन कोर्ट में कोर्ट जजमेंट सुनाएगा। ये आपकी धारा नई वाली बन गई, यानी ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाएगा, धारा 294 BNSS। ठीक है, इसके तहत जो जजमेंट है, यानी कि जो उन्होंने एक प्रारूप बनाया है आपसी सहमति, याद रखिएगा वो आपसी सहमति जो कोर्ट में ये लोग यहां पर सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, उस रिपोर्ट पर उस सबमिट करने वाले जो म्यूचुअल उनमें अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो उस पर सबका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, अगर मामला पुलिस रिपोर्ट वाला है तो उस पर आईओ का भी रहेगा और ये आपके पीपी का भी रहेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रहेगा और साथ में अभियुक्त का और प्लस मजिस्ट्रेट का, इन सबका साइन रहेगा। अगर परिवार वाला मामला है तो परिवादी, अभियुक्त और साथ में मजिस्ट्रेट का उस पर सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, तो सारा कुछ हो जाने के बाद फिर निर्णय सुनाया जाएगा। कहां पर? ओपन कोर्ट पे। इस बारे में निर्णय सुनाया जाए, कितना प्रतिकर दिया जा रहा है, क्या दंड दिया जा रहा है या उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा रहा है कि नहीं छोड़ा, ये वो ओपन कोर्ट में सुनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अभिभाषक सौदेबाजी की प्रक्रिया है ये कंप्लीट
होती है। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अभियुक्त ने अभियुक्त को ये सजा मिली है, कौन सा 1/6 या 1/4 या 1/8 या 1/6, जो भी इसको सजा मिली है, ठीक है, तो इसमें वो अपराध अगर अभियुक्त इसके पहले चाहे वो पुलिस कस्टडी में रहा हो या जुडिशियल कस्टडी में रहा हो, तो वो जो उसके द्वारा भोगी गई जो अवधि है जेल में, वो भी इससे क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर वो सेट ऑफ कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि ये जो जजमेंट है मित्रों, ये जो जजमेंट है ये अपीलीय नहीं है। ठीक है, यानी कि आप इसकी सामान्य अपील नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं लिखा है ये अपीलीय मामला नहीं है, लेकिन कुछ विकल्प है, जैसे कि आप आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाई कोर्ट में रुख कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत क्या कर सकते हैं, स्पेशल रिट दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो है प्रावधान, 226 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट रुख करिए या अनुच्छेद 136 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो हमने आपको बताया, जो कि आपके प्रीलिम्स या आने वाले किसी भी एग्जाम के मेंस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। अगले क्लास में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।